4.5 लाख रुपए पेटीएम के स्टॉक लिए हुए थे। ओह ठीक है, अब लिए हुए थे किस उससे लिए हुए, कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं जी पेटीएम चल रहा है लोगों के हुए में आ गए। ग्रो करेगा जी, ग्रो करेगा, पेटीएम कभी फेल ही नहीं हो सकता। हो गया फेल। सुबह इंतज़ार होता है ख़त्म, और आज आपके लिए वीडियो होने वाली है, जैसे कि आपने टाइटल में और थंबनेल में देख ही लिया, एसआईपी और म्यूचुअल फंड को लेकर के। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी, कमेंट किए थे, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था कि भाई किसी को एसआईपी पे या म्यूचुअल फंड पे वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए लेके हाजिर हैं। म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या है, क्यों है, कैसे इन्वेस्ट करें, कब तक करें, कितने साल के लिए करें, मिनिमम करें, मैक्सिमम करें, कैसे, जो भी डिटेल्स हैं सारी आज इस वीडियो में आपको दे देंगे। और ये ज़्यादा टेक्निकल में नहीं घुसेंगे हम लोग, सिंपली भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए और मेरी भी समझ में आ जाए। ऐसा हमें तोमर जी आज बताएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, मोस्टली तोमर जी इसमें बोलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने स्टडी करा है उसको। भाई मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं स्टडी नहीं कर पाया। बाकी मेरे मन में जो सवाल आते रहेंगे वो हम पूछते रहेंगे। बाकी आपके मन में कोई सवाल आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वो कमेंट्स लेंगे फॉर श्योर, अगर आप अच्छे से कमेंट लिख के भेजेंगे। ठीक है, 2-4 गाली वाली दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ होती है बात दिल से, ना कि दिमाग से। ठीक है भाई, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और ओवर टू मिस्टर तोमर। यस मिस्टर तोमर। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल अगैन। और जैसा अभी दीपक जी ने बताया, तो आज म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करेंगे, एसआईपी के ऊपर बात करेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड का पार्ट ही है। और थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे शेयर मार्केट के ऊपर। जैसे शेयर्स होते हैं, आप स्टॉक्स को परचेस कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, क्या मतलब बेनिफिट्स आपको उसके मिल सकते हैं। तो एक जनरल आपके साथ डिस्कशन है, और जो भी हम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। बिल्कुल, पहले ही आपको ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं भाई, हम कोई फिनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल कंसल्टेंट्स नहीं हैं। जो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हमारी बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको बताएंगे, और जो हम जैसा करते हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे। तो अगर आप कोई भी चीज़ इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसा दीपक जी ने अभी बताया कि टेक्निकल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि इसके अंदर भाई बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, सोचने के लिए, करने के लिए कंपनियां बैठी हैं जो दिन एंड रात यही काम करती हैं। उनका काम ही टेक्निकल एनालिसिस और ये सब करना है। बट एक आम इंसान के हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक्स क्या है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। बेसिकली ये वीडियो उस प्राइस के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनकी छोटी छोटी बचत है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, उनके लिए। ये करोड़ों वालों के लिए नहीं है। उनके लिए तो भाई प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं जो उनका मैनेज करते हैं सारा, एसआईपी, म्यूचुअल फंड और पूरा इन्वेस्टमेंट जो भी फंड है वो सब मैनेज करते हैं, उनके लिए नहीं है भाई। तो ये छोटे छोटे जो हमारे हम जैसे जो लोग हैं, 1000-2000 रुपये महीना बचाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि भाई निकट भविष्य में उनके पास एक छोटा अच्छा खासा धन हो, ताकि किसी की शादी में लगे, किसी की पढ़ाई में लगे, किसी कहीं और काम में आ जाए, घर बनाने में काम आ जाए, उसके लिए जो सेविंग हम करते हैं, जो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए। जी सर। तो एक बहुत ही बेसिक आइडिया से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली होता क्या है। नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि आप एसआईपी बताएं क्या होता है। नहीं, एसआईपी उसी का ही पार्ट है। अच्छा, म्यूचुअल फंड अच्छा, का पार्ट है, ठीक। तो उसके लिए पहले समझना जरूरी है कि जी। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। जी। देखो, इनका फंडा इसके नाम में ही छुपा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअली मिलके जो फंड्स को क्रिएट किया जाता है उसे म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं कुछ कंपनियां हैं मार्केट में, जिन्हें एएमसी के नाम से भी बोला जाता है, असेट मैनेजिंग कंपनीज या असेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो एएमसी में अगर आप बात करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। आदित्य बिरला हो गया आपका, ग्रो ने भी अपने फंड्स अब निकाल दिए हैं, क्वांट हो गया। फिर ऐसे ही आपके कुछ बैंक्स हैं जिनके म्यूचुअल फंड्स वाले डिवीजन है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया। तो सबके अपने म्यूचुअल फंड्स के एक डिवीजन भी होते हैं जहाँ से वो इसको एसेट को मैनेज करते हैं। एसेट क्या होता है? एसेट बेसिकली देखिए, एसेट वो म्यूचुअल फंड ही उनके लिए वो एसेट होता है। तो अगर आप उस पैसे को मिला लेते हैं और वो कंपनी उस पैसे को मैनेज कर रही है, तो वो उनके लिए एसेट हो जाता है। तो उसको वो मैनेज करती हैं, तो इसलिए वो असेट मैनेजमेंट कंपनीज कहलाती हैं। तो अब इसको और मैं आपको सिंपलर वे में समझाता हूँ कि जब मैं म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, नाम में ही छिपा हुआ है इसका। तो अब क्या होता है कि जैसे आपको जाके, अगर मान लीजिए आपको शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्ट करना है और आपको इतनी नॉलेज नहीं है
कि भाई कहाँ पर जाके कैसे इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक लें कौन सा ना लें, हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो अगर आप एक इंडिविजुअल स्टॉक को पकड़ते हैं ना, आपको जाके बहुत उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई मैं अगर अपना कुछ लमसम पैसा 50,000 1 लाख रुपए अगर मैं उसमें लगाने जा रहा हूँ, तो भाई मैं किसी स्टॉक को जाके क्यों लूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक है आपका SBI का स्टॉक है, भाई SBI के स्टॉक में मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो हर कोई अगर 1 लाख रुपए लगाने की सोच रहा है, उसका बेसिक आइडिया तो लगाने का यही है ना कि मुझे उस 1 लाख रुपए के ऊपर रिटर्न मिले। कोई अपने 1 लाख को 90,000 या 80,000 नहीं करवाना चाहता। तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए कि जिनके पास टाइम नहीं है अपनी चीज़ों को, अपने शेयर्स को मैनेज करने का, और जो अपनी एक थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज को बनाया गया। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में कंपनीज अलग अलग अपने फंड्स बनाती हैं, बट वो जो फंड्स है वो पैसा जाके आपका शेयर मार्केट में ही लगता है। ठीक है, शेयर मार्केट की जो कंपनीज हैं उसी में ही जाके पैसा लगता है। अब आपको अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो आपको जो सबसे पहला स्टेप करना पड़ेगा, पहले का टाइम थोड़ा अलग था कि जब आपको जाके आदित्य बिरला के ऑफिस, एक्सिस के ऑफिस या HDFC बैंक में जाके आपको उनसे पूछना पड़ता था, जी हमें HDFC का म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो हम कैसे लगाएं। तो वो आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेज देते थे, जहाँ एक बंदा आपको पेपर दे देता था, आपको पूरी फंड की जानकारी देगा, सर आप इतना लगाओगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आपका इतना मतलब पैसा बाहर निकालने पे इतना आपका टैक्स कटेगा, ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते थे। आज के टाइम पे ये चीज़ हो गई है और भी ज़्यादा सॉर्टेड। अब मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो आपको ऑनलाइन ही इस चीज़ के लिए इनेबल करती हैं कि आप जाके वहाँ से अपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, ऐप्स पे जाने से पहले मैं आपको रोकूंगा, मुझे 2 चीज़ें जाननी है जी, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी जाननी होंगी। पहली चीज़, एसेट का क्या मतलब है। एसेट का मतलब होता है, ये तो मैं बता देता हूँ, एसेट का मतलब होता है जो एसेट बोलो ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, तो किसकी एसेट मैनेज करती हैं? आपकी एसेट मैनेज करती हैं। आपका कैश जो है, जो आपके पास बचत है, वो आपकी एसेट होती है। जो मनी आपके पास बची, जो 1,000 2,000 5,000 रुपये आप महीना निकालते हैं और चीनी के डब्बे में, चावल के डब्बे में रख देती हैं या रख देते हैं अपनी ड्रॉर में या कहीं भी बचा के रखते हैं, वो आपकी एसेट है। ठीक है, तो उसको मैनेज करते हैं ताकि वो पैसा डबल तिबल जो भी होना है उसका हो जाए, उसका इंक्रीज होके आपको मिले। दूसरी चीज, एक्सप्लेन करो शेयर मार्केट है क्या। देखो, शेयर मार्केट बेसिकली जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि जब कंपनीज क्या होती हैं, एक कंपनी मान ली खुलती है, ठीक है, वो अपना बिजनेस करना स्टार्ट करती है, बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो कंपनी चाहती है कि भाई अब हम जाके जो हमारी कंपनी की शेयर होल्डिंग है, पहले मान लीजिए वो ओनर्स के पास थी, किसी ने पैसा लगाया हुआ था उनके पास थी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अब वो ये चीज़ कहते हैं कि भाई अब हम जाके अपनी कंपनी को लिस्टेड कंपनी बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, जो आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जिसे BSE NSE कहते हैं। तो वहाँ पर जब आपको वो कंपनियाँ लिस्ट करती हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो अपने शेयर्स का एलोकेशन देती हैं कि भाई हम अपनी कंपनी के इतने शेयर्स मार्केट में लेके आए हैं। एज़ पर सेबी जो भी नॉर्म्स बनाती है, IPO लॉन्च करना इतना आसान चीज़ नहीं होती, कंपनियों को बहुत सारी चीज़ों की स्क्रूटनी के अंदर निकलना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है सेबी को, उसके बाद जाके वो अपना IPO लॉन्च कर पाती हैं। जब एक कंपनी IPO लॉन्च करती है, बेसिकली उसका मतलब होता है कि वो जाके अपने शेयर्स को लिस्ट करा रही है स्टॉक मार्केट के ऊपर। और जब IPO लॉन्च होता है तो IPO में भी क्या होता है कि IPO पब्लिक के लिए खोला जाता है। तो आप अगर चाहें, मैं चाहूँ, आप चाहें, हम लोग उस IPO के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई मैं, और वो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है उनका कि कितने शेयर्स आप पर लॉट के हिसाब से खरीद सकते हैं, एक पर्सन कितना खरीद सकता है। और उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो फिर जैसे ही मान लीजिए IPO खुला और आपको फंड्स एलोकेट हो गए, आपने जो प्राइस पे मांगे थे, अब हर कंपनी की वैल्यूएशन होती है भाई मार्केट के हिसाब से। आज वो शेयर, जैसे हम बात करते हैं ना कि 75 रुपये पे कंपनी अपना शेयर लिस्ट कर रही थी, बट आज के टाइम पे उस शेयर की वैल्यू जब लोगों ने खरीदा, वो ओवर सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ, ज़्यादातर बहुत सारे लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखा लिया। लोग जिनको एलोकेट हुआ और जिनको नहीं हुआ वो भी अभी इंटरेस्टेड है इसको खरीदने में। तो उस बेसिस पे और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि कंपनी का मान लीजिए शेयर आज 75 रुपये पे खुला, बट खुलते ही जैसे ही IPO खुला, वो 75 रुपये का आपका शेयर पहुंच गया 85 रुपये का या 90 रुपये का। ठीक है, वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जिस बंदे को 75 रुपये पे वो शेयर मिले थे, मान लीजिए 15,000 शेयर मिले थे, हर शेयर 75 रुपये का, वो मार्केट में जैसी लिस्टिंग हुई वो शेयर आपका 85 रुपये का हो गया। तो आप अब अपने शेयर को चाहे रख सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट में उसी टाइम उस शेयर्स को अपने बेच सकते हैं। अब अगर कोई भी शेयर मार्केट के ऊपर फुल वीडियो चाहता है
तो कमेंट कर दे कि भाई शेयर मार्केट के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दो जिसमें बेसिक डिटेल्स आपको डेफिनेटली हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो भाई कमेंट कर दो भर भर के अगर ये वीडियो चाहिए तो। अगर 100 कमेंट आते हैं तो भाई साहब डेफिनेटली एक वीडियो लेके आएंगे शेयर मार्केट के ऊपर फुल्ली फ्लेज, ठीक है, आप लोगों के लिए पूरे 1 घंटे का मटेरियल। शेयर मार्केट में जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्टनर हो जाते हो एक तरह से, शेयर होल्डर हो जाते हो, मतलब मालिक हो जाते हो एक तरीके से जी। तो वापस आते हैं अपने जो म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे थे। अब सबसे पहली एक चीज़ आती है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं या करना क्यों चाहते हैं। देखिए, जितने भी लोग हैं उनकी एक अलग अलग मेंटालिटी होती है म्यूचुअल फंड में अपना पैसे डालने के लिए। कुछ लोग हैं जिनके पास सरप्लस इनकम है, वो उसे मल्टीपल जगहों पे डालना चाहते हैं। चलिए, उन्होंने कुछ रियल एस्टेट में डाल दिया, घर ले लिए, प्लॉट ले लिया, ज्वेलरी ले ली, या फिर अब उनके पास और पैसा बचा है तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट उनके पास मतलब वो पैसे को उनको इमीडिएट रिटर्न नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि भाई मेरे पास लमसम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए पड़ा था, ये जस्ट मैं अमाउंट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 5 लाख या 10 लाख रुपए पड़ा था, वो उसे डाल के 5 साल के लिए या 3 साल के लिए भूलना चाहते हैं कि भाई हमारे एक इन्वेस्टमेंट हो गया वहाँ पर कि हमारे पास इतने म्यूचुअल फंड्स हैं 5 लाख रुपए के या 10 लाख रुपए के। अब वो अप्रिशिएट करे डिप्रिशिएट करे जब तक का उन्होंने टेन्योर लिया है वो एक अलग कैलकुलेशन है। बट एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है कि कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें ELSS कैटेगरी में कहा जाता है, जो होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अच्छा, अब ये ELSS पर्टिकुलरली कहाँ हेल्प करते हैं, ये पर्टिकुलर कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की, और ये आपको हेल्प करते हैं आपके टैक्स सेविंग में। जो लोग नौकरी करते हैं उनको जो TDS उनका डिडक्ट होता है सैलरी में से, आप अगर उस TDS को बचाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टूल्स दिए हुए हैं, कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के, जिनके अंदर उन्होंने उनकी अमाउंट्स डिफाइन करी हुई हैं। तो आपका जो म्यूचुअल फंड्स वाला सेक्शन है वो कवर हो जाता है आपका सेक्शन 80C में, जो इन्वेस्टमेंट्स आप दिखा के अपना TDS को कम करवा सकते हो। तो 80C में आपको 1.5 लाख की मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपये अपने PPF में डाले हुए हैं, बट आपके पास अभी भी 1 लाख रुपए, क्योंकि 1.5 लाख का आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलता है, 1 लाख रुपए अभी भी आप दिखा सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स में, ताकि आपका TDS में से वो माइनस हो जाए। तो वो 1 लाख रुपए के अंडर क्या है कि आप 1 लाख रुपए का अपना ELSS स्कीम में जाके म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हैं। वही पर्टिकुलर स्कीम जो ELSS में आती हैं वो आपको हर जगह दिख जाएगी। अलग अलग कंपनियां उसे कोई ELSS के नाम से लिखती है, कोई टैक्स सेविंग शील्ड के नाम से लिखती है। वो टैक्स सेविंग वर्ड आपको हर एक ELSS में मिलेगा ही। तो अगर आपके पास वो मान लीजिए ELSS स्कीम के अंडर आप वो म्यूचुअल फंड्स 1 लाख रुपए के खरीद लेते हैं, तो जब आपके कॉर्पोरेट्स में मार्च के आसपास वो आपसे आपका इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांगते हैं, पहले साल स्टार्ट होने पे मांगते हैं अप्रैल मई के आसपास, आप उसमें कह देते हैं भाई मेरे पास 1 लाख रुपए के ELSS के म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप ये 1 लाख रुपए मेरा जो TDS कैलकुलेशन होगा सैलरी में से वो माइनस कर दीजिए। प्रूफ मैं आपको मार्च से पहले फर्निश कर दूंगा। ठीक है। प्रूफ का मतलब क्या होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ शेयर होल्डिंग, या फिर जो आपने म्यूचुअल फंड्स ओन करते हो जितनी वैल्यू का, उसका एक सर्टिफिकेट आपको देती है, जो आपको अपने कंपनी में सबमिट करना होता है एज अ इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, कि मेरे पास जी 1 लाख रुपए के ELSS है। ये एक प्रूफ हो जाता है, तो आपके TDS में से कैलकुलेशन करते हुए 1 लाख रुपए को कम कर दिया जाएगा। जो मैं TDS की कैलकुलेशन कह रहा हूँ ना, वो मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, आपकी जो सैलरी कहते हैं CTC जिसे कहते हैं, वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपको अगर बेसिक टैक्स कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर पता हो कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, फिर इतने से इतने के ऊपर 5% लगता है, फिर भाई 6 लाख से 10 लाख के ऊपर 10% लगता है। तो अभी क्या है, मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं दिखाया है, आपका पूरा 10 लाख के ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अब मान लीजिए वही 10 लाख पे आपने अपने 1.5 लाख रुपए के ELSS दिखाए हुए हैं। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आप उस 1.5 लाख को 80C में मल्टीपल चीजों में दिखा सकते हो। PPF भी दिखा सकते हो पूरा 1.5 लाख रुपए, पूरा 1.5 लाख रुपए आप ELSS में भी दिखा सकते हो, कोई मैंडेट नहीं है किसी में वो करने का, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जब आप 1.5 लाख रुपए ELSS में दिखाओगे तो आपके 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे। तो आपका जो बेसिक टैक्स कंप्यूटेशन होगा वो 8.5 लाख रुपए के ऊपर होगा, 10 लाख रुपए के ऊपर नहीं होगा, तो आपका टैक्स बच गया, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैं भी म्यूचुअल फंड्स में ELSS में इन्वेस्ट करता था,
क्योंकि मैंने फिर अपना पीपीएफ का कंपोनेंट जो है वो बढ़ा दिया था, तो इसलिए अब मेरे को ईएलएसएस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं कुछ अलग कैटेगरीज में अब इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाई रिटर्न्स दे सकती हैं या दे भी रही हैं मेरे को। तो ये हो गया आपका कि हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब म्यूचुअल फंड में देखो होता क्या है कि उससे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप कर कैसे सकते हो। ग्रो करके एक ऐप है, ज़ेरोधा ऐप है, और बैंक्स के भी अपने ऐप बने हुए हैं जिन पे आप जाके म्यूचुअल फंड्स को ट्रांजैक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मुझे नाम याद नहीं है, बतेरी है मार्केट में, आप थोड़ा जाके रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनीज हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि हर कंपनी जो होती है, मोस्टली जो कंपनी है, ये ग्रो ऐप हो गया, ज़ेरोधा हो गया, ये जो कंपनीज हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ग्रो का तो मेरे को पता है, तो ये आपसे कुछ ब्रोकरेज चार्ज करती है। ब्रोकरेज बेसिकली क्या होती है कि भाई आप उनके प्लेटफॉर्म पे आके वो आपको म्यूचुअल फंड खरीदने का तरीका बता रहे हैं, वहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो क्योंकि ये आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ये चीज़ें इनेबल करने के लिए, तो ये आपसे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर लेते हैं, जैसे कि हम ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, कमीशन मान लो, कमीशन हो गया उनका। तो वो हर कंपनी का डिफर करता है, किसी का भी सेम नहीं होता। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं, मेरे को अभी उनके नाम याद नहीं आ रहे, जो 0% ब्रोकरेज लेती है। अच्छा, आप उनके जाके अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं उनके ऐप पे जाके, तो वो आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, वो उनका अपना कैलकुलेशन कॉम्पिटिशन है जिसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, अब जब आप इन ऐप्स पे जाके आप देखेंगे, आप अपना पैन रजिस्टर कर देंगे, आपका डीमैट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो भी नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद आपको उसमें म्यूचुअल फंड्स का सेक्शन मिल जाएगा। अब म्यूचुअल फंड्स में भी क्या है, म्यूचुअल फंड्स में ना 3 तरह की कैटेगरी बनी हुई है मोटी मोटी। एक होता है आपका इक्विटी वाले, ठीक है, एक होता है आपका डेट वाले, और एक होता है आपका हाइब्रिड। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी आपका डायरेक्ट जाके कंपनी के शेयर्स खरीदती है। इक्विटी मतलब वो आपके कॉर्पोरेट के शेयर ज़्यादा खरीदते हैं, जैसे एफएमसीजी के हो गए, या फिर आपके कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हो गई, इनके डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदती है। इक्विटी में नॉर्मली क्या माना जाता है, इक्विटी को इस कैटेगरी में रखा जाता है, इट गिव्स यू हाई रिटर्न्स, आपको रिटर्न आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। ओके, ठीक है, तो इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं, दे आर हाई रिटर्न कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको ये भी बोलते हैं कि इसमें आपका रिस्क भी ज़्यादा है। बढ़ने को पैसा 100 का 300 भी हो सकता है, घटने को पैसा 100 का 0 भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है इक्विटीज़ में, क्योंकि डे ट्रेडिंग चलती है। इक्विटी होता क्या है वैसे? देखिए, इक्विटी सही बताओ तो इक्विटी में मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, बिकॉज वो भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। जनरल चीज़ बता दो भाई, इक्विटी ये होता है। नहीं, उसको हम ट्राई करेंगे अगले उसमें ही कैप्चर करने का, नहीं तो इक्विटी में ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो थोड़ा अलग कैटेगरी में, मतलब पार्ट मान लो कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट, मैं अभी आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। हाँ, तो ये इक्विटी लिंक्ड वाले होते हैं स्टॉक मार्केट्स। फिर आते हैं आपके डेट वाले। डेट क्या है, डेट से आप नाम से ही समझ जाओगे कि उधारी। तो ये कंपनीज क्या होती हैं, जो ये म्यूचुअल फंड्स ये पैसा लेते हैं आपसे, ठीक है, ये उस पैसे को गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, उन्हें एज अ लोन की तरह वो पैसे को देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो हो जाता है लो रिस्क। ठीक है, लो रिस्क और लो रिटर्न। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब वो कंपनी आपसे पैसा लेगी, फिर उसके बाद जाके वो किसी को ब्याज पे वो पैसा लोन देगी, तो वो जो ब्याज की इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और उसका टेन्योर भी बहुत बड़ा होता है, कि मान लीजिए उन्होंने किसी कंपनी को 100 करोड़ 200 करोड़ का लोन दिया, तो वो 100-200 करोड़ 4 महीने 5 महीने के लिए नहीं दिए जाते, वो 10 साल 15 साल 20 साल इसके हिसाब से दिए जाते हैं, और वो मंथली उनसे अपना इन्वेस्टमेंट्स लेते रहते हैं विद इंटरेस्ट। तो उस बेसिस पे क्या है, तो इस पर आपको रिस्क कम है, और इस पे रिटर्न भी थोड़ा धीरे धीरे जनरेट होता है आपका, बहुत हाई रिटर्न एकदम से नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आपके आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड का मतलब क्या है, हाइब्रिड होता है मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। उसमें कुछ वो लोग हाई जो रिटर्न वाले स्टॉक्स होते हैं, जिनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रिटर्न मिलने की, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी ज़्यादा है, कुछ अमाउंट वो उनमें लगाते हैं, कुछ अमाउंट वो डेट में लगाते हैं। तो ये हाइब्रिड क्या है, 50-50 वाली स्कीम समझ लो आप, बैलेंस करने के लिए। तो ये आ जाता है आपका इक्विटी और डेट के बीच में। इसमें क्या होता है, ये है आपका मीडियम रिटर्न्स मीडियम रिस्क। ठीक है, तो जो लोग मतलब रिस्क लेने से डरते हैं, वो लोग
डेट वाली स्कीम्स को ले सकते हैं, और ये आपको म्यूचुअल फंड्स आराम से गूगल पे जाके भी आप सर्च करेंगे विच आर द लीडिंग डेट म्यूचुअल फंड्स, वो आपको सारे नाम दिखा देगा। लीडिंग हाइब्रिड में देखेंगे, हाइब्रिड में भी बता देगा, इक्विटी में देखोगे आप, इक्विटी में भी आपको बता देगा सारे। और यही आप ग्रो पे, ज़ेरोधा पे, जिस पे भी जाके सर्च करोगे ऊपर आपको सारी कैटेगरीज दिखा देगा। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए देखना चाहिए। एक टर्म होता है AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। ओके, असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, कितना ज़्यादा पैसा है, वो उतना बड़ा एसेट होता है उनके लिए। कुछ में आपको मिलेगा 10 हज़ार करोड़, कुछ में आपको 200 करोड़ दिखेगा, कुछ में आपको 75 लाख या 90 लाख रुपए भी दिखेगा जो नए फंड्स आए हैं। तो ट्राई कीजिएगा आप उन फंड्स में पैसा लगाने की ज़्यादा कोशिश करें जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा है, जिनका टेन्योर भी बड़ा है। मान लीजिए पिछले 10 साल से 15 साल से वो म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, और ये सारा डिटेल आपको आपके जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के डिटेल्स होते हैं उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा, आपको पूरा उसका बेंचमार्क दिख जाएगा। उसके सिमिलर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है वो भी आपको दिख जाएंगे वहाँ पर। आपका पिछले 1 साल में मान लीजिए वो आपको रिटर्न्स कैलकुलेटर भी दिखाता है। आप मान लीजिए आप इक्विटी में अगर लेते हैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कि भाई मैं अगर 5,000 रुपये मंथली अपने लगाता हूँ और उस रिटर्न कैलकुलेटर में जाके मैं टाइम को कर देता हूँ 3 साल, तो वो आपको एक मोटा मोटा 3 साल में आपके अगर पर मंथ आप 5,000 रुपये लगा रहे हो यानी साल का 60,000 रुपये, तो वो 3 साल में 60,000 रुपये आपके कितने बन जाएंगे आज के करंट जो ट्रेंड रेट चल रहा है उस म्यूचुअल फंड का उसके हिसाब से। ठीक है, वो आपको कैलकुलेटर होते हैं अवेलेबल, होते हैं कैलकुलेटर अवेलेबल। किस नाम से होते हैं, कैसे सर्च करें? आप अगर जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें ही दिखा देता हूँ अपने ऐप में, अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो ताकि इसमें आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसे ये मेरा ग्रो का ऐप खुला हुआ है, इसमें मैं अगर जाता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको हाई रिटर्न, SIP विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैपिटल, मिड कैप, स्मॉल कैप। बेसिकली कुछ नहीं है, लार्ज कैपिटल मतलब बड़ी कंपनियां, मिड कैपिटल मतलब मिड लेवल वाली कंपनी, और स्मॉल कैपिटल मतलब छोटी कंपनियां। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर जाते हैं, आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर दिखा रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये आपका इक्विटी में आता है। ठीक है, अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे आपको 3 साल का इसका ग्राफ दिखा देगा, आपको 1 साल का ग्राफ दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखें नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपको नेट एसेट वैल्यू भी दिखा देगा आपकी कि मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपए की होती है, फंड का साइज है 4,000 करोड़। तो इससे आपको पता चल जाता है। अब ये देखिए, ये है रिटर्न कैलकुलेटर। अगर मैं मंथली SIP लगाता हूँ 5,000 की, और मैं 3 साल में अगर इसको काउंट करता हूँ, तो मेरे पैसे की वैल्यू जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,80,000 रुपये, वो वुड हैव बिकम 109% की मेरे को रिटर्न मिली होगी 3,76,700 इतने रुपए। ये मेरे को बनता है 1 साल के हिसाब से मेरे को 60,000 के 85,000 रुपए मिलते हैं अगर अभी के ग्रोथ रेट के हिसाब से चले तो। हम 1,80,000 लगाओगे आप 3 साल में 3-3.5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। करेक्ट। इसी में आप देखिए, इसमें आपको हर कंपनी का जो म्यूचुअल फंड होता है उसकी एक होल्डिंग होती है। ठीक है, होल्डिंग का मतलब क्या है कि वो म्यूचुअल फंड किस किस कंपनी में पैसा डाल रहा है। अब मैं आपको इस चीज़ का भी बता देता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, जब इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है ना, और ये जब ये चीज़ कह रहे हैं कि मिनिमम आप 100 रुपये से भी इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वो इतनी छोटी अमाउंट से क्यों स्टार्ट कर पाते हैं कि कोई पर्सन इसमें 100 रुपये भी डाल के कैसे पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि वो 100 रुपये क्या है, वो 100 रुपये को इन कंपनीज में कुछ परसेंटेज में ब्रेक करके इन्वेस्ट करेगा वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मान लीजिए कि अब इसमें दिखा रहा है कि इसका 10.22% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस में 7.76% जाता है। तो इसी तरह ये सारी इनकी होल्डिंग है। और हर म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग डिक्लेयर करता है वहाँ पर जाके। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड इसमें 1.5% डालते हैं ये लोग। तो इससे क्या है कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप अपना 100 रुपये डाल रहे हैं, तो 100 रुपये का ब्रेकअप इन कंपनियों में इस परसेंटेज के हिसाब से होगा। 10 रुपये 22 पैसे आपके। ये हर कम जितना आप सपोज करो आपने ये अपना 1,80,000 डाले थे, तो इन सब कंपनियों में जाके अलग अलग पैसा जाएगा, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से जाएगा। और ये परसेंटेज मतलब कई कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा वो पैसा, एक साथ कई कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा वो पैसा। ठीक है, फिर आप इसका रिटर्न और रैंकिंग्स देख सकते हो।
फंड रिटर्न 6 महीने में कितना % दे रहा है, ठीक है। एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स रेशो। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप अगर म्यूचुअल फंड में जाके एक चीज़ जरूर चेक करिएगा, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड हाइब्रिड हो गया, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, आपको एक इसमें डिटेल दिखेगा एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो बेसिकली होता है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, उस म्यूचुअल फंड को आपका पैसा मैनेज करने के लिए भी वो आपसे पैसा लेंगे। ये होता है आपका एक्सपेंस रेशो। तो जितना भी पैसा आप इसमें डाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने 100 रुपये डाला, तो 100 रुपये का 0.46% ये जाएगा इस कंपनी के म्यूचुअल फंड को। जो ये कंपनी है आदित्य बिरला, ये लेगी इसमें से 100 रुपये पे 46 पैसे ले लेगा। 46 पैसे आपसे ले लेगा वो आपके फंड को मैनेज करने के लिए। एक्सपेंस रेशो कहते हैं, और इसमें इंक्लूसिव होता है जीएसटी आपका। एग्जिट लोड, एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है? देखिए, आप म्यूचुअल फंड में से अपना अगर मान लीजिए आपने अपना टाइमलाइन डिफाइन किया हुआ है, कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपको पैसा बीच बीच में विड्रॉ करने का ऑप्शन भी देते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपको एक बारी में पैसा लगाने के बाद, उसका पूरा टाइमलाइन होने के बाद तभी आप पैसे को निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल का अगर लगाया है, तो 1 साल बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विडेटेड फंड्स जिन्हें कहते हैं कि लिक्विडेटेड म्यूचुअल फंड्स, जिनमें आप पैसे को किसी भी टाइम जो आपने लगाया मिनिमम इंटरवल के बाद आप उसको पैसे को निकाल भी सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपका पैसा उसमें जाता भी रहेगा, जो नॉर्मल आपने एसआईपी लगाई है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ आपको, आप चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड में डालिए, ELSS वाली कैटेगरी अलग है जिससे आपको टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन जो मिलता है, बट जो भी आपकी इनकम, जो भी आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड पे आपके लगा हुए पैसों पर मिलता है, वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। यहीं पे आप सोचोगे कि टैक्स कैसे लगा देंगे, मैंने तो कहीं पे दिखाया ही नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर रजिस्टर करते हुए पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। आपके पैन से ही ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा कि आपने इतना पैसा इस म्यूचुअल फंड में लिया हुआ है और आपको इतना % उसको विड्रॉ करते हुए पैसा मिला है, तो उस पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG जिसे कहते हैं। और मैं अगर इनके हिसाब से चलूँ तो इसमें ये क्लियरली लिखते हैं ये चीज़, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले इसमें से पैसा निकालते हैं, तो जितना भी आपको प्रॉफिट जो मिला है उसका 15% आपका टैक्सेबल होगा। ये प्रॉफिट का 15% है या पूरे अमाउंट का? प्रॉफिट का, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15%। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए थे, 10,000 पे आपको 5,000 रुपये ऊपर से मिले, टोटल आपका 15,000 हो गया था, आपने वो 15 के 15,000 विड्रॉ कर लिए, तो आपका 5,000 रुपये जो है उस पर 15% टैक्स लगेगा, ठीक है। और यही चीज़ आपका अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका 10% लगेगा, 15% नहीं लगेगा, जो आपका रिटर्न है उसके ऊपर। इसे LTCG कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको और भी डिटेल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स बता देगा ये आपको। लोअर एक्सपेंस रेशियो है, 0.46%, कॉन्स्टेंटली टॉप रैंक फंड है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको इसमें जाके देखने को मिल जाएंगी आपके म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इसमें देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं, अब आते हैं SIP के ऊपर। SIP का बेसिकली सिंपल मीनिंग होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप सिस्टमैटिकली अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं साल के अंदर। हर म्यूचुअल फंड की अपनी अपनी मिनिमम कैटेगरी होती है पैसा लगाने की। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें 100 रुपये आप मिनिमम लगा सकते हो। तो आपके लिए SIP क्या हो सकती है, आप हर महीने 100 रुपये ऑटोमेटिकली डिडक्ट कराते रहोगे अपने बैंक अकाउंट से। वो ऑटो मैंडेट ये लोग ऑटोमेटिकली ले लेंगे जब आप इनको अथॉरिटी दोगे म्यूचुअल फंड खरीदते हुए। तो हर महीने आपके अकाउंट से 100 रुपये कटता रहेगा, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप कितने साल के लिए वो सेलेक्ट कर रहे हैं, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से किस्त कटती रहेगी। अब वो आपके ऊपर है, मिनिमम 100 रुपये अगर ये कह रहे हैं कि 100 से नीचे नहीं लगा सकते, तो कुछ म्यूचुअल फंड से जो कहते हैं मिनिमम 500 रुपये है उनका, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 500 रुपये की मिनिमम SIP करनी पड़ेगी। बाकी आप 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 मंथली SIP आप खुद डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितना अपना SIP को, वो आप सोच समझ के करें कि उतना पैसा आप हर महीने बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। करेक्ट। अगर आप 500 की SIP करते हैं तो 500 रुपीज आपके अकाउंट में पर्टिकुलर डेट पे अवेलेबल रहने चाहिए। करेक्ट, ठीक है। अगर नहीं रह पाते, मिस हो जाता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मिस आउट हो जाते हैं तो आप ऐप के ऊपर जाके वहां से आप उसकी पेमेंट कर सकते हो, SIP की। ठीक, इसमें कोई पेनल्टी वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगती है, ठीक है। तो एक टेक्निकल जो अच्छी अमाउंट होती है, जो एक नॉर्मल कॉमन इंसान के लिए मेरे को लगता है हो सकती है, वो हो सकती है आपकी 5,000 रुपये की मंथली SIP, जो कि साल की होती है 60,000 रुपये। आप अच्छे म्यूचुअल फंड में थोड़ा
देख के जो जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं उनका रिटर्न कितना है उस हिसाब से आप देख के लगाइए, तो 60,000 के आपको अच्छे रिटर्न ही मिलेंगे। बट मैं जब ये कह रहा हूँ रिटर्न ही मिलेंगे, वो मैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट एट प्रेजेंट इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। एक दो दिन पहले स्टॉक मार्केट जो निफ्टी 50 है उसने 23,000 के लेवल को ब्रीच कर लिया। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा चल रहा है, सेंसेक्स ने 73,000 या 75,000 के लेवल को ब्रेक कर लिया। प्लस इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, 4 जून के बाद तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा होने की उम्मीद है। अभी कुछ ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट यही बात होती है कि जिन लोगों को शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा नहीं लगाना, वो आप म्यूचुअल फंड्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा वो आप अपना सिक्योरली आप उसमें पैसा लगाइए। वो इन कंपनियों का काम होता है बेसिकली, वो इन कंपनियों का काम है कि भाई लॉस को कहाँ से कौन से शेयर से हटा के कौन से शेयर पे लगाएं कि जाके हमारा लॉस कम से कम हो या लॉस बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है, उनको पैसा कमाना, और वो चाहते हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पैसा बने। सही ठीक है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं एक कंपैरेटिवली जिन लोगों के पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम स्पेंड करने का या समझने का। ठीक है, तो आपके म्यूचुअल फंड्स में ये हो गया SIP, आप SIP लगा दीजिए अपनी। और इसमें म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपकी डिफरेंट कैटेगरीज बनी है। अब आप म्यूचुअल फंड डिसाइड कैसे करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें लेना चाहिए? देखिए, ये कॉमन सेंस है, आप थोड़ी सी जाके आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, किसी के कहे सुनिए पे मत जाइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर कोई आपका फ्रेंड है, कोई बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट है जो आपको मतलब आप भरोसा कर सकते हो, वो कहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, तो आप लगाइए, वो आपका कॉल है। ठीक है, बाकी मैं कैसे लगाता हूँ, मैं किसी से गाइडेंस नहीं लेता हूँ, मैं जाके खुद रिसर्च करता हूँ। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स जो मुझे लगते हैं कि अच्छा आपका परफॉर्म करेंगे। एक है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा डालते हैं, जिसके अंदर मैं भी लगाता हूँ, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आता है, वो उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। अब मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा कि भाई मेरे को क्वांट में क्यों पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है सरकार पैसा डाल रही है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवेज में, ब्रिज बनाने में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने में। तो जो वो पैसा कंपनियां गवर्नमेंट लगा रही है देश की तरक्की के लिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बना कौन रहा है? कुछ पर्टिकुलर कंपनियां बना रही हैं। मान लीजिए वो लोहा बनाती हैं, मान लीजिए वो सीमेंट बनाती हैं, मान लीजिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है वो बनाती हैं। तो जब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पैसा डाल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कंपनीज को उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फंड जो है वो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और जो कि दे भी रहा है मेरे को। अभी तक उस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो गूगल पे जाके देख लीजिएगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल सेलेक्ट किया हुआ फंड है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता इसमें पैसा लगाने के लिए। आपका कॉल, आप जाके खुद थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। बाकी मैंने अपनी रिसर्च करी है, मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपकी कुछ कंपनीज होती हैं जो एनर्जी की कंपनीज हैं आजकल। आपको पता है कि एनर्जी एक ऐसा डिवीजन है कि जिसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होने वाली। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ईवीज के अंदर इतना पुश कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इतना पुश कर रही है, सोलर एनर्जी के ऊपर इतना पुश कर रही है। क्यों कर रही है इतना पुश? सबसे पहला रीजन है, देखिए, वो एक तो वो वाला फंडा लगता है इसमें कि गवर्नमेंट जो कोल है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उसके इंपोर्ट को कम करना चाहती है, क्योंकि वो हमारे देश का सबसे बड़ा कर्जा है एक तरीके से, जिसमें सबसे ज्यादा देश पैसे देता है। रशिया से तेल खरीदने में, इराक से तेल खरीदने में, सऊदी से तेल खरीदने में, ऑस्ट्रेलिया से कोल लेने में, तो इन सब में पैसा देश का ज्यादा जाता है। अब दूसरी चीज इसमें आती है कि भाई जो एनर्जी है, ये तो देखिए देश की रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी। आप जितनी ज़्यादा ईवीज लाते जाएंगे, ईवी किससे होती है चार्ज? आपकी इलेक्ट्रिसिटी से होती है, एनर्जी से होती है। और आप इस देश की पॉपुलेशन देखिए कितनी है, हर एक जगह आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, आप गर्मी के टाइम पे देखिए, तुरंत गर्मी आते ही कट्स होने लग गए ना इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों हो रहे हैं कट्स? क्योंकि लोड बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है। लोगों के एक साथ एसी चालू हो गए। मान लीजिए पिछले साल अगर कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एसी थे इस देश में, आज वो एक्स प्लस ही हुए। सही बात है। 100 एसी थे, मान लीजिए, मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले साल 100 एसी थे। इस साल और फैमिलीज की इनकम बढ़ी, और ज्यादा लोग मिडिल इनकम सेगमेंट में हैं, जो कि अब कहते हैं कि भाई हमें कूलर से अब एसी के ऊपर शिफ्ट करना है। ठीक है, अब वो भी जाके अपने घर के लिए 2 एसी खरीद के ले आए, चाहे 1 टन, आधा टन, 2 टन, 2.5 टन, जितने का भी लेके आए भाई। पर वो एसी भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, कंजम्पशन बढ़ गई, कंजम्पशन बढ़ गया ना। बट आपकी जो एनर्जी की सप्लाई है, जो एनर्जी क्रिएशन है, वो तो लिमिटेड ही हो रहा है ना अभी। इसलिए गवर्नमेंट उस एनर्जी को बढ़ाना चाहती है। भाई, इस देश को अगर आगे के लिए चलाना है,
एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, इतने सारे आपके हाईवे बन रहे हैं, ठीक है, आपके ये एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज पे लाइट लगी होती हैं, ठीक है। अब भैया वो लाइटें, जब नया एक्सप्रेसवे बना, एक एक्सप्रेसवे कितना लंबा होता है आपको पता है, कम से कम नहीं तो 6-7 हज़ार लाइटें लगती हैं उसके ऊपर। भाई वो 6-7 हज़ार लाइटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? सही बात। एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी उसके लिए। इसीलिए जो कुछ कंपनीज हैं पर्टिकुलरली एनर्जी सेगमेंट की, ईवी सेगमेंट बहुत ग्रो कर रहा है। ईवी में भी क्या होता है पर्टिकुलर, जैसे कुछ कंपनीज हैं, एक्साइड बैटरीज हो गया, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और आईरेडा हो गया, जो कि आईरेडा आपकी जो इन कंपनीज को फाइनेंस करती है जो कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ काम करती है। ब्लू स्मार्ट जो कैब चलती है, आईरेडा इज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स जो उनको लोन देता है गाड़ियां खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड मिल जाएंगी, और यही कुछ कंपनीज आपके म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज में भी म्यूचुअल फंड्स वाले इनको कंसिडर करते हैं, और वो अकॉर्डिंगली उन्होंने फंड बनाए हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ग्रोइंग एनर्जी फंड, ऐसे करके। तो जब आप उन कंपनीज की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आपको ये सिमिलर कंपनीज दिखेंगी। तो एक ये कैटेगरी हो गई जो एनर्जी वाली हो गई। एफएमसीजी वाली कैटेगरी को मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं मतलब समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, हालांकि कंजम्पशन अच्छा चल रहा है इंडिया का, बट मेरा पर्टिकुलर मानना वो नहीं ग्रो करेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको। आप अपना एक सेक्टर देखिए, आप जाके थोड़ा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कीजिए कि भाई वो कौन सी कंपनीज में अपनी होल्डिंग लगा रहा है। क्या वो इमर्जिंग कंपनीज जो हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, उनके अंदर पैसा डाल रहे हैं उन कंपनीज में ज़्यादा? तो अगर आपको लगता है ऐसा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है कि वो म्यूचुअल फंड जो है आपको अच्छा रिटर्न देगा। वो चला जाता है शेयर मार्केट में, जब आप डायरेक्ट किसी के शेयर खरीदते हो। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, जो एसेट मैनेजमेंट करते हैं आपका, जैसे ग्रो है और भी ऐप इन्होंने बताई हैं, तो वो पैसा आपका वो खुद ही लगा देते हैं, इसलिए वो कमीशन आपसे लेते हैं। जी, जैसे मैं आपको एनर्जी के लिए बता देता हूँ। एनर्जी अगर मैं फंड्स यहाँ पर लिखूँ जी, तो एसबीआई का एक फंड दिखाता है, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसमें जाके देखेंगे इनकी होल्डिंग्स को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, हिटाची एनर्जी, टोरेंट पावर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जीईटीएनडी इंडिया लिमिटेड, आरईसी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, कैम्प्लास, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये एनर्जी के जो रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें पैसा डाल रहे हैं, उनमें पैसा डाल, ठीक है। तो ये आप जाके अपने थीमेटिक फंड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और हर एक जो ये ग्रो ऐप, जीरोधा ऐप और भी बहुत सारे ऐप हैं, इनमें आप जाके देखोगे ये आपको कैटेगरी वाइज भी कुछ ऐप्स दिखाते हैं कि भाई एनर्जी के कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो घुमा फिरा के मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, देखिए जाके थोड़ी रिसर्च कीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। बट हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, भाई आपका पैसा है, आपको अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट करनी है तो थोड़ा देख समझ के, पढ़ के, अपनी थोड़ी कॉमन सेंस लगा के उसके बाद आप पैसा लगाइए उस चीज़ में, ठीक है। बात करते हैं आप जल्दी से स्टॉक मार्केट की। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट में भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हो ना, स्टॉक मार्केट में लोग थोड़ा सा डरते हैं इसलिए कि भाई स्टॉक में लोगों को लगता है पैसा डूबता ही है। देखिए पैसा ऐसा नहीं है कि डूबता है, पैसा बहुत लोग बनाते भी हैं, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक रिस्की चीज़ होती है, अगर आप उसमें प्रोफिशिएंट नहीं है, जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं, उसमें प्लीज़ सोच समझ के, सीख के तभी आप उसमें पैसा डालिएगा, नहीं तो व्यर्थ में अपना जाके वहाँ एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। बहुत से लोग बर्बाद होते हुए देखे, अच्छे जो पढ़े लिखे जिनको बहुत ज्ञान था इस फील्ड का, वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इसमें रिस्क मत लीजिएगा ज़्यादा। आपके मैं किस में कह रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी डायरेक्टली, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की कर रहा हूँ मैं, जो फ्यूचर्स ऑप्शंस होते हैं जिसमें दिन में लोग वो सेकंड मिनटों में देखते रहते हैं ना, रेट जो चलता रहता है, खरीद ले बेच दे, खरीद ले बेच दे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो बहुत टेक्निकल और रिस्की भी होता है। तो आप सोच समझ के उसमें, अगर आपको अच्छा ज्ञान, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ गया तभी कदम रखिएगा, अदरवाइज वहाँ मत जाइए। म्यूचुअल फंड में रहिए, आप सेफ रहेंगे उससे। म्यूचुअल फंड ही सही है यार अपने लिए। देखो अपनी बचत ही कितनी है महीने की, 4000, 5000, 1000, 2500, तो एसआईपी करके डाल दो, इजी मनी मिल जाएगी आपको। और अगर आप एसआईपी करके भी डाल रहे हो, देखो एसआईपी के साथ में एक चीज भूल गया, एसआईपी तो है ही, एक होता है लमसम अमाउंट भी आप डाल सकते हो। अच्छा, वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आपके पास कहीं से 20,000 रुपये आए, आपको लग रहा है क्या करें इसका, आपको लगता है म्यूचुअल फंड में एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो अच्छी कैटेगरी का आपको लग रहा है कि उसमें पैसा डाल देना चाहिए, आप उसमें लमसम 20,000 रुपये भी डाल के छोड़ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो आपसे पूछेगा एसआईपी करना चाहते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है लमसम आप एक ही बार पैसा डालना चाहते हो। वो आप 2,000 रुपये हो, 5,000 रुपये, वो भी आप मिनिमम देख लीजिएगा कितना है, या 100 रुपये हो,
अगर आप बहुत ही छोटी अमाउंट से जाना चाहते हो तो आप लमसम आप कहते हो भाई मैं तो 500 रुपये डाल के छोड़ रहा हूँ, मेरे पास जी 5,000 रुपये, मैं 500 रुपये इन में मिनिमम वन टाइम लमसम डाल के छोड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हो। व्हाट इज बेटर, क्या अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है। देखिए तो कितने टाइम के लिए? म्यूचुअल फंड में अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप उसे मिनिमम 1 साल के लिए तो पैसा डालिए। उसे 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना मत कीजिए। हो सकता है आपको रिटर्न उस पर जनरेट हो भी जाएगा, हो सकता है ना भी हो, बट अगर रिटर्न जनरेट होगा भी तो वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो उसके आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप एक थोड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट निकालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से तो मिनिमम 1 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी आप 2 साल 3 साल जितना साल उसको रखना चाहते हैं, अगर आप और बढ़ाना भी चाहते हैं उसको, पैसा लमसम में और ऐड करना चाहते हैं, वो आप और ऐड भी कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि आपने एक बार कर दिया फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 1 साल के लिए तो एटलीस्ट उस म्यूचुअल फंड को मेंटेन कीजिए, ठीक है। और उसको रेगुलर बेसिस पे अपने ऐप पे चेक भी करती रहिए कितना आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, वो आपको पूरी कैलकुलेशन वहाँ पे दिखाता रहेगा। और 1 साल तो उसको रखिए, क्योंकि 1 साल वाला फंडा देखिए आपका, अगर आप 1 साल से पहले भी निकालेंगे ना तो आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा लगेगा, 15% लगेगा। वहीं पे आप 1 साल बाद निकालेंगे, अगर मिनिमम अमाउंट आपकी 1 लाख रुपए, तो आपको 10% लगेगा उस चीज़ पे। टैक्स का भी बताया, टैक्स का भी आपको बताया ना, तो उससे आप ही का फायदा है। तो थोड़ा ठीक ठाक अगर आप रिटर्न निकालना चाहते हो उसमें से तो आप उस पर 1 साल तक तो उसको रखिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने फादर को ही बोला था क्वांट के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में अगर आप कुछ पैसा लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो मेरी गाइडेंस के अंडर। उन्होंने उसमें 50,000 रुपये लगाया, आज से मेरे ख्याल से 5 महीना होने को आ गया। और मैं अभी 1-2 दिन पहले उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई आप चेक कर रहे हो कितना आपका फंड आपको जनरेट करके दे रहा है? तो उन्होंने बताया वो 50,000 पे अब तक उन्हें 10,000 का रिटर्न जनरेट हो चुका है। तो टोटल उनका 60,000 रुपये हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड आपको पैसा जनरेट करके देता है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, अभी 5-6 महीने हो गए। मैंने कहा अभी रखो इसको, अभी 6 महीने हो गए और 6-7 महीने इसको 1 साल तक तो मिनिमम रखो, और आपके 15-20 हज़ार रुपये अप्रिशिएट ही होने के चांस हैं इसमें। तो अगर आप 50,000 रुपये लगा के 25,000 रुपये निकालोगे, उस पर चलिए आपने 10% टैक्स भी दे दिया, कोई बात नहीं, तो फिर भी आप सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पैसा लेके ही निकले ना, आप उसको कहीं पे यूज़ कर लेना फिर। बट अभी 10,000 ही जनरेट हुआ है, मार्केट अभी और अच्छा परफॉर्म करेगा साल में, और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए उसको। तो ये हमारा है सोचना। अच्छा, ये बैंक की जैसे कॉलें आती हैं भाई SIP करा लो, ये करा लो, तो वो बेटर है या जैसे आपने ऐप बताई वो बेटर है? देखिए बैंक बेसिकली क्या है कि बैंक्स के लिए या फिर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए भी ये एक बेसिकली धंधा ही है। देखो ठीक है, जो एक्सपेंस रेशो मैंने आपको बताया ना, एक्सपेंस रेशो भी उनका पैसा बनाने के लिए ही होता है, वो ऐसे फोकट में तो कर नहीं रहे हैं काम, ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, बट उसमें से वो कुछ पैसा ले भी रहे हैं आपसे, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, आप ही के पैसे से कमाई कर रहे हैं। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपके लिए कुछ करके दे रहे हैं, आपको मैनेज करने के लिए दे रहे हैं। और इसमें इनके फंड मैनेजर्स होते हैं। ये चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब मैं आपको ये कह रहा था कि जो जिनका नेट एसेट वैल्यू, जिनके फंड्स की जो कॉर्पस है, एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM, वो बड़ी है, उन्हीं में ही आप इन्वेस्ट करिएगा ज़्यादा। ऐसा मैंने एक यूट्यूब में एक अच्छे टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, उनकी बात सुन के समझ आया मेरे को। तो क्या होता है कि हर फंड को चलाने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, नए नए फंड भी और जनरेट करती रहती हैं। तो उसमें क्या है, अब भाई देखो, जो फंड मैनेजर होता है ना, जो उस फंड मैनेजर कौन होता है, जो उस फंड को चलाता है, जो ये कॉल लेता है कि नहीं इतना % इस कंपनी में डालना है, इतना % इसमें नहीं, इससे निकाल के इसमें डाल दो, जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है वहाँ पे उन कंपनियों में, उसे फंड मैनेजर कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े फंड्स होते हैं ना, उन पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा मेरे को यूट्यूब के उस वीडियो में बताया गया। और बाकी जो छोटे फंड्स होते हैं उनमें क्या है कि यही जो फंड मैनेजर होते हैं ना, उन्हीं को ये चीज़ बोल दी जाती है कि आप साथ साथ ये बड़ा फंड तो मैनेज कर ही रहे हैं, इस पर आप अच्छा रिटर्न निकालें, ये छोटा फंड है, इसको भी आप ही देख लीजिए। तो एक ह्यूमन मेंटालिटी के हिसाब से देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो छोटे फंड पे ध्यान नहीं देते, बट यार एक नॉर्मल ह्यूमन वाली कैटेगरी होती है कि भाई जो बड़ी चीज़ है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा ना, छोटी चीज़ पर अच्छा चलो ये भी मिल गया, अच्छा चलो कर लेंगे, इसमें भी जहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे, हाँ, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो बड़े म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करने का आप देखिएगा। बाकी आप अपना टेक्निकल, और दोबारा मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती यार, थोड़ा जाके रिसर्च करो, थोड़ा जाके पढ़ो,
इस मामले में हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, गूगल पे जाके सर्च करो, जो भी ऐप ले रहे हो, ज़रोधा, ग्रो, मेरे को यही 2 ऐप ज़्यादा दिमाग में रहते हैं यार, इसलिए मैं इनका नाम ज़्यादा लेता हूँ। तो और भी बहुत सारे ऐप हैं, मार्केट में रिसर्च करो जो ब्रोकरेज भी नहीं ले रहे, ठीक है, आप उन पे जाके रजिस्टर करो, अपने नॉर्मल अकाउंट बनाओ, पैन डालो, डीमैट अकाउंट बनाओ और उस पे जाके अपने भाई म्यूचुअल फंड्स को आप खरीद सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपको म्यूचुअल फंड की। और यही रही आपकी स्टॉक मार्केट की बात जो मैं पीछे कर रहा था। अगर आप स्टॉक्स को भी लेना चाहते हो ना, तो स्टॉक्स लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है स्टॉक्स कैसे खरीदने हैं, क्या उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं देखने के लिए, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में डाल के बताइएगा, हम उसके ऊपर भी एक आपको वीडियो बना के देंगे। मोटा मोटा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, स्टॉक्स में भी खरीदने में कुछ नहीं होता है। आप जाके स्टॉक्स में दिन में जब ट्रेडिंग का टाइम चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग होती है, उस ड्यूरेशन में जाके 9 बजे से 3 बजे के बीच आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं। वो आपको दिख जाएगा, आप अपना कितने शेयर्स मिनिमम वैल्यू एलोकेट हो सकती है आपको एक लॉट में, वो आप डाल दीजिए। रेट आप उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे रेट डाला जाता है, मार्केट रेट पे खरीदना है या मार्केट से थोड़ा नीचे वाले रेट पे खरीदना है, और नीचे पे खरीदना है तो कैसे मिलता है वो शेयर, वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो आपको डिटेल में समझा देंगे। बट शेयर्स भी खरीदना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो सुना होगा आपने वर्ड जी, मेरा तो पोर्टफोलियो 15 लाख रुपए का है, अच्छा। मेरा जी पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है। वो पोर्टफोलियो है क्या? वो पोर्टफोलियो बेसिकली आपका स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड्स में जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी कंबाइंड वैल्यू उनका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने चाहे SIP कर रखी है, चाहे लमसम लगा रखे हैं, आपने वहाँ पे लगाते लगाते 6 लाख रुपए आपके म्यूचुअल फंड में चल रहे हैं, और यहाँ पे आपने कुछ कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, जोमेटो का स्टॉक लिया हुआ है, आईरेडा का स्टॉक लिया हुआ है, आपने कोई ऊर्जा का स्टॉक लिया हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो आपके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लगता है कि आप खरीद सकते हो, आगे अच्छा ग्रो ही करेंगे ये। MRF का स्टॉक लिया हुआ है, एक्साइड बैटरी का स्टॉक लिया हुआ है। तो मान लीजिए ये मल्टीपल स्टॉक्स में बंदे ने लगा के मल्टीपल स्टॉक्स की वैल्यू मिला के 2 लाख रुपए बनती है। तो 6 लाख रुपए आपका म्यूचुअल फंड में हो गया, 2 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाया हुआ है। वो कोई स्टॉक बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, कोई थोड़ा ही ग्रो कर रहा है, कोई थोड़ा घाटे में चल रहा है अभी, तो कंबाइंड वैल्यू जो मिला के होती है, मान लीजिए 8 लाख रुपए बन रही है फॉर एग्जांपल, तो वो 8 लाख रुपए आपका पोर्टफोलियो हो गया बेसिकली। या आप लोग कहते हैं ना मैं तो अपना जी 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, वो पोर्टफोलियो ये होता है। इस पर भी आपको डिटेल में बता देंगे। बहुत गहरी खाई है ये शेयर मार्केट वाला भी, तो इतनी आसानी से कवर नहीं कर सकते इसको। बट हाँ, आप इन्हीं ऐप्स पे जाके स्टॉक्स को भी खरीद सकते हैं, बट सोच समझ के देख के खरीदिएगा कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है। तो स्टॉक्स पे मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। तो ये है मोटा मोटा आपको जो म्यूचुअल फंड्स का ऑल रिस्क आर सब्जेक्ट टू मार्केट। हाँ जी, ये वो सब लोग कहते हैं ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें कोई आपकी गारंटी नहीं लेता आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। आप अपने रिटर्न्स को चेक करते रहते हैं, रिटर्न्स मिलते भी हैं, लॉस भी होता है कई बार, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट में ही जाते हो। बट म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा सेफ है स्टॉक मार्केट से, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। और कभी भी अपनी एक, लास्ट में यही बात कहूँगा, कभी भी अपनी एक बहुत बड़ी अमाउंट एक सिंगल एसेट में मत डालना, ठीक है। मान लीजिए आपके पास जोश में आए जी 5 लाख रुपए कहीं से आए जी, 5 लाख रुपए के पूरा एक ही बार में क्वांट म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अपने फंड्स को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना, ठीक है। अगर आपने 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए आपके पास कहीं से आए, 2 लाख रुपए इक्विटी में डाले तो 2 लाख रुपए हाइब्रिड में डाल दो, 1 लाख रुपए डेट में डाल दो, ठीक है। इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके डालो, बेसिकली कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आएगा ही आएगा। यही चीज मैं बता रहा हूँ, यही चीज स्टॉक्स में बहुत लोगों ने किया था। मेरा एक दोस्त है, एग्जांपल के लिए एंड कर रहे हैं वीडियो को, अब इस एग्जांपल से एंड कर रहा हूँ। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, 4.5 लाख रुपए पेटीएम के स्टॉक लिए हुए थे, ठीक है। अब लिए हुए थे किस उससे लिए हुए, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं जी, पेटीएम चल रहा है लोगों के हुए में आगे ग्रो करेगा जी, ग्रो करेगा। पेटीएम कभी फेल ही नहीं हो सकता, हो गया फेल, गए 4.5 लाख रुपए पूरे, तो फट से नीचे आ गए, जैसे ऊपर गया था वैसे नीचे। वो फिर भी बच जाता, थोड़ा बहुत पैसा उसका निकल जाता। क्यों नहीं? क्योंकि उसने इन बातों को अनदेखा किया। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं वो नहीं, अगर तब भी समझ के लगा दिया। जब वो ऐसा नहीं कि रातों रात पेटीएम डिप हुआ था, उसकी न्यूज 1-1.5 हफ्ते से पहले से चालू हो गई थी कि स्क्रूटनी चालू हो गई है पेटीएम के ऊपर, हो सकता है बंद हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। उसने तब भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो 4.5 लाख रुपए पूरा नल एंड वॉइड हो गया। तो भाई बहुत सोच समझ के करना है इन्वेस्टमेंट। आपको बता दिए सारी डिटेल्स करीब जो कि एक नॉर्मल एक जनरल बेसिक डिटेल होती है, वो आपको बता दिया म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में। PPF का भी आपको बता दिया है।
तो अगर ज़्यादा ही सेफ खेलना चाहते हैं तो 15 साल के लिए आप पीपीएफ डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि 6 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते। 6 साल मतलब कुछ परसेंटेज होती है जिसमें आप 6 साल के पहले निकाल सकते हैं पीपीएफ में कुछ पैसा। 6 साल के बाद वो भी, उसकी भी कंडीशन होती है किन किन कंडीशनों में वो निकालना हो। तो कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई एजुकेशन के लिए चाहिए पैसा, तो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते, 15 साल के बाद ही। और कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर मिलता है, कोई रिस्क नहीं है किसी तरह का। महीने की आप ईएमआई बनवाना चाहते हैं, ईएमआई बन जाती है महीने का, जैसे एसआईपी में कटेंगे वैसे आपके उसमें आप कटवा सकते हैं। या फिर महीने में आप अपने हिसाब से कोई भी डेट फिक्स कर लें, उस हिसाब से डाल दें या कभी भी डाल दें। नहीं ईएमआई बनवानी है तो वो ईजी है बहुत। तो आप देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। आप चाहते हैं भाई मैं 15 साल के लिए लंबा एक लॉन्ग टर्म एक पैसा रखना चाहता हूँ अपने बुढ़ापे के लिए। अगर आप सपोज कीजिए 30-40 के हैं अभी, तो 15 साल बाद आप ओबियसली 55 के बूढ़े ही हो जाएंगे यार। तो उस टाइम पे आप चाहते हैं एक फ़ंड हमारे पास अच्छा खासा हो, तो भैया अपना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार जो भी आपका बनता है महीने का डाल दीजिए। अच्छा पैसा आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा पीपीएफ के थ्रू। तो किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। बुढ़ापे में बहुत से लोग मैंने देखे हैं बेघर होते हुए। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बेघर हो गए अपने बेटों के नाम पे करके, और उन्होंने लात मार के उनको बाहर निकाल दिया। आज वो परेशान है। तो ऐसा ना हो किसी के साथ भी, वो खैर उनका कर्म है, अपने आप भुगतेंगे। सो ठीक है गाइस, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे हम थोड़ा मेहनत करें, और जल्दी से लिख दीजिएगा कमेंट यार। कमेंट लिखने में लेट मत कीजिएगा ताकि हम उसको जल्दी जल्दी रेडी करके आप लोगों के सामने पेश करें। सो 50 मिनट 25 सेकंड 26 सेकंड 27 सेकंड हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।